अच्छा, फिजिक्स हाँ स्कॉलर सर, स्वीट इसी कॉर्नर। वजह से तो मैं आया था, जो आप लगाए थे ना कि फिजिक्स स्वीट कॉर्नर खुलना चाहिए, ओपन होना चाहिए, तो वही मैं यही चाह रहा था कि आपका कॉर्नर खुले और मिठाई की दुकान काफ़ी हो, कई सारी। घर के हालात सर इतने खराब थे, बहुत ज़्यादा। खाने को सर सोचना पड़ता था। आगे चल के मुझे पता चला कि मेरा विजन एकदम लॉस हो गया है। तपती धूप जलाएगी, बारिश भी तुझे भिगाएगी, संघर्षों के तूफानों से तेरा लड़ना बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, स्कॉलर्स इंटरव्यू के इस दूसरी कड़ी में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप सब लोगों को एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने वाले हैं जो विजुअली चैलेंज्ड हैं। इतनी मुसीबतों के बावजूद भी उन्होंने अपने संघर्ष और जुनून से हालातों का दम तोड़ दिया और DSSB TGT जैसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो आप सब लोगों की ज़ोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूँगा वेरी 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 टैलेंटेड और बहुत ही हम्बल पर्सन मिस्टर आनंद बाबू सर। अब मैं डायरेक्टर सर को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो यहाँ पर मंच पर आएँ और आनंद बाबू सर को पुष्प भेंट करके सर का स्वागत करें। आनंद बाबू सर के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा भेंट है। मैंने एक पेंटिंग बनाई थी काफ़ी साल पहले और मैं याद के रूप में सर को ये पेंटिंग गिफ्ट कर रहा हूँ। और एक हमारी तरफ से सर के लिए हम एक छोटी सी भेंट लेके आए और मैं वो भेंट सर को समर्पित करना चाहूँगा। सर मुझे लगता है कि प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा प्रमोशन हो गया है। अब हम लोग चलते हैं और बैठ के बातें करते हैं। ठीक है सर, तो अब यहाँ पर बैठ के आराम से बातें करेंगे और बातों का ये सिलसिला आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग देखने वाले हैं उनको आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर दे दें। सबसे पहले सर मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने फिजिक्स स्कॉलर चैनल को बना करके बहुत अच्छा कार्य किया है, जिस पर आप बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो भी विदाउट ऑफ एनी पे, प्रोवाइड करा रहे हो। इसके लिए सर आपका बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद। मैं आनंद बाबू, प्रेजेंटली मैं DSSB TGT नेचुरल साइंस पोस्ट पर सेलेक्टेड हूँ। यह मेरा प्रथम प्रयास था और प्रथम प्रयास में ही मैंने ये अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। मेरी BSc और MSc डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से है और B.Ed मेरा TCS यूनिवर्सिटी मेरठ से। तो सर सबसे पहले तो आपने ये इतना बड़ा एग्ज़ाम और इतना ज़्यादा मतलब टफ एग्ज़ाम क्रैक किया आपने, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपने सेल्फ स्टडी किया था या फिर किसी कोचिंग से आपने पढ़ाई की? एक्चुअली सर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं कहीं बाहर जाके कोचिंग कर नहीं सकता था, इसलिए मेरी सारी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से हुई है और आपके चैनल के माध्यम से मैंने तैयारी की। तो मतलब कि जैसे बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं सर कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाए इसलिए नहीं सिलेक्शन हुआ, तो ऐसी नहीं कोई सर, बाउंडेशन? ऐसा कुछ नहीं है। आप विदाउट कोचिंग भी अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। बस आपको डेडिकेटेड होके और थोड़ी सी अच्छा स्टडी मटेरियल, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको चूज करना पड़ेगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे। सर यही बेस्ट क्वालिटी कंटेंट की जो आप बात कर रहे हैं इसमें हाँ, आप इसकी क्या बताना चाहिए? सर इसके लिए मैंने किया क्या था कि सबसे पहले मैंने अपना NCERT कवर किया था, 9th to 12th अपना NCERT कवर किया था और आपके चैनल से मैंने फिजिक्स को कंप्लीट किया था। इतना ही किया था और प्रीवियस सर क्वेश्चन मैंने लगाए थे, यही मेरा था। इसी के बाद मेरा एग्जाम। मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल के चक्कर में नहीं सर, भटकना है, ज़्यादा लिमिटेड सोर्स रखना हाँ, है। लिमिटेड सोर्स रखना है और उनको कई बार उनको रिवीजन करना है। हम्म। मैंने NCERT को कई बार रिवीजन कर लिया, उसके बाद आपके नोट्स बनाए। नेक्स्ट थिंग सर ये है कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी जो प्लेलिस्ट थी उससे नोट्स बनाता था और डेली एक टॉपिक को कवर करता था। टॉपिक को कवर करना, फिर उसकी प्रैक्टिस करना, फिर प्रीवियस ईयर लगाना, ये मेरा काम था। तो ठीक है सर, तो जो भी लोग DSSB TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरह से प्रिपरेशन करें और क्या क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए उनको? सर एक्चुअली ये DSSB का एग्जाम है, ये 2 पेपर में कंडक्ट होता है। एक फर्स्ट पेपर होता है जनरल पेपर, इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं।
में हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, जीएस है और आपका रीजनिंग है। सेकंड पेपर सब्जेक्ट कंसर्ट होता है। और टीजीटी नेचुरल साइंस में सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पोर्शन रहता है। अच्छा, तीनों जैसे मतलब तीनों का यूपी टीजीटी में जैसे होता है, यूपी नहीं सर, टीजीटी साइंस में यूपी टीजीटी ऐसा साइंस ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और Chemistry। बायो तीनों का पोर्शन रहेगा और 10 मार्क्स का आपका पेडागोजी की भी क्वेश्चन आते हैं सर। ये पूरा मतलब आपको सब्जेक्ट के साथ साथ बाकी चीजों को भी बड़ा ही अच्छे तरीके से हैंडल करना होगा। अच्छे से करना होगा और आपको दोनों पेपर में मिनिमम क्राइटेरिया क्रॉस करना होगा। अच्छा, ये भी मतलब अगर आपका सब्जेक्ट बहुत बेस्ट भी है हाँ, तब भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। पाएंगे आपको अगर। दोनों पेपर को क्वालिफाई करना होगा तब जाके आप क्वालिफाइड कहलाएंगे। तो इस तरह से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने माइंड में एक सेटअप बना लीजिएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले एनसीईआरटी जो कि मेन कोर है सर, आपको एनसीईआरटी को कवर करना है। उसके बाद आपको किसी बेस्ट मटेरियल, जैसे कि आपके चैनल मुझे बहुत अच्छा लगा फिजिक्स का, तो इस तरह से आपके चैनल से जुड़ के भी पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हैं, ये करना है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर, सबसे बेस्ट सर प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर के बाद टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। टेस्ट मतलब सीरीज, स्पीड मेंटेन अगर हो तो स्पीड मेंटेन बड़ा करना मैटर करता है। सर, बहुत मैटर करता है। एक्चुअली सर क्या होता है कि डीटरप्रेस का जो एग्जाम है, एक क्वेश्चन के लिए सर 36 सेकंड मिलता है। 36 सेकंड में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ना भी है और टिक भी उसको करना है। टिक भी करना है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो कितने मिनिमम टाइम में, मंथ में वो इस पूरे प्रिपरेशन को कवर कर सकता है? एक्चुअली सर क्या है, डीटरप्रेस का तो कोई सिलेबस ही नहीं है, नंबर एक। हम्म, सेकंड पेपर का कोई सिलेबस नहीं है, तो अच्छा। सिलेबस ना होने की वजह से सब कुछ देखना पड़ता है। हम्म, आपको 9th to ग्रेजुएशन तक का पढ़ना पड़ेगा। हम्म, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हो तो मिनिमम आप 4 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और 1 मंथ आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए। यानी विद इन 5 मंथ को आप एग्जाम क्रैक कर सकते। क्रैक कर सकते। तो मुझे तो बहुत कम टाइम मिला था। तो 2.5 महीने में इसकी प्रिपरेशन की थी। इससे पहले सर मैं पीआरटी यूपी की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक नोटिफिकेशन आ गया और मैंने फॉर्म डाल दिया। और फॉर्म डालने के बाद फिर मैं प्रिपरेशन में लग गया। मतलब किस्मत जहाँ ले जाना चाह रही थी आप वहाँ हाँ, पहुँच वहीं गए पहुंच गए सर। तो ऐसा ही रहा। इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो पीआरटी नहीं आई थी तो आपको दुख हुआ होगा उस हाँ, टाइम, मुझे सर बहुत लेकिन दुख हुआ था। उससे भी अच्छा हो गया। हाँ हाँ सर, बिल्कुल सर। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि फिजिक्स स्कॉलर के बारे में आपको कहाँ से पता चला, कैसे पता चला? एक्चुअली हुआ सर ऐसा कि मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा था हाँ। किसी बेस्ट टीचर को फिजिक्स के लिए। जब मैं सर्च कर रहा था तो आपकी वीडियो आ गई। जब मैंने आपकी वीडियो प्ले की तो मुझे लगा कि कुछ हटके है। और आपका जो पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल है ना, और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था सर। तो फिर मैंने वहीं से आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और सर मैंने एक बार आपको कमेंट भी किया था कि मैं एक वीएच कैंडिडेट हूँ, तो आप सर मुझे रिप्लाई कीजिए। उससे मुझे और सर मोटिवेशन मिला, मैं लगातार लगा रहा। और आपका मटेरियल भी सर बहुत इफेक्टिव रहा, मुझे बहुत हेल्प मिली। ठीक है सर, तो जैसा कि आपने बताया कि आप मतलब विजुअली इम्पेयर्ड होने की वजह से, और तो आपका 30%, जैसा कि आपने बताया 30% विजिबिलिटी आपकी हाँ, बची अभी हुई सर है। मेरा 30% तो इतनी मतलब ये तो बहुत बड़ी अपने आप में मतलब एक चैलेंज है। इस चैलेंज को मतलब इसको हैंडल करते हुए कैसे आपने मतलब प्रिपरेशन, जैसे हम लोग का क्या है नॉर्मल, अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ, जो लोग एकदम फिजिकली मेंटेन है, सब कुछ बढ़िया है, उनको लगता है जीवन में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हम डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, घर की स्थिति सही नहीं है। तो ये एक तरह से आप कह लीजिए कि अपने आप को एक बहाना या जो भी कह लीजिए। तो आप इतने बड़े चैलेंज को किस तरीके से आपने हैंडल किया, और क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मतलब इतना आपके अंदर मोटिवेशन बनाए रखा कि आप यहाँ तक आए? और एक्चुअली सर मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। घर के हालात सर इतने ख़राब थे, बहुत ज़्यादा। खाने को सर सोचना पड़ता था। तो कंडीशन बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ करना है जीवन में। और मेरी जो आई साइट है सर, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वीक होती गई। एक्चुअली मेरा जो डिजीज़ है वो पैथोलॉजिकल मायोपिया है। इसमें सर क्या होता है, रेटिनल डिजीज़ है ये। रेटिना इसमें क्या होती है, वीक होने लग जाती है। ये प्रॉब्लम थी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरी आई साइट काफ़ी वीक हो गई है। आगे चल के मुझे पता चला कि मेरा विजन एकदम लॉस हो गया है। लेकिन सर चुनौतियाँ बहुत थी, मैंने फेस की, लड़ा। और मुझे टीचर बनना था सर, मेरे जुनून था, पैशन था कि मुझे कुछ करना है। तो मैंने अपनी सर चैलेंजिंग बहुत थे। मैं जनरल स्कूल में पढ़ा, तैयारी करी,
लेकिन मैं हारा नहीं। जब मैं अपनी माँ को देखता तो मुझे सर रोना आ जाता था, क्योंकि बहुत बुरे हालात थे सर। बहुत ही विषम परिस्थितियों में मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है। तो एक था अंदर कि कुछ करना है, क्योंकि हमको सर लोग ज़्यादातर ये देखते हैं कि ये तो VH है, ये जीवन में क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, मतलब मैंने, एक तरह से हाँ, डिमोटिवेट करते हैं। डीमोटिवेशन सा तो होता था। सब लोग अलग नज़रिए से देखते थे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ करना है तो करना है। और आज सर इसके लिए आप लगे रहे। लगे रहे, मैं डेडिकेटेड होकर लगा रहा। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आपका जो विजन लॉस है, ये मतलब बचपन से ही था कि नहीं आपने सर, ये बचपन से कैसे नहीं ये? था। बचपन से सर नहीं था। पहले मायोपिक डिजनरेशन हुआ था, हम्म, एकदम आईसाइट वीक हुई थी मेरी, तो -10 नंबर आया था शुरुआत में। जब 10 नंबर आया था तो धीरे धीरे नंबर बढ़ने लगा, फिर ये नंबर -18 हो गया। जब -18 नंबर हुआ तो डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टर बोले कि अब आपका लेसिक लेजर नहीं हो सकता, इसमें सर सर्जरी होती है, लेसिक से आपका नंबर हट सकता है, लेकिन वो फिर डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर उसके बाद और विजन लॉस होता गया, और विजन सर इतना लॉस हो गया कि सर आज मेरा जो विजन है वो 5 मीटर रह गया है। और सर मतलब आपको विदाउट, 5 मीटर के आगे नहीं दिख रहा है? विदाउट गिलास तो फिंगर काउंट होता है सर। ये मेरा तो हालत, काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है। बहुत ज़्यादा सर विजन खराब हो गया। तो सर, अब ये तो बड़ी मतलब आपकी स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है, और तब मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि कि इस हालात में रह के भी इतना कुछ किया जा सकता है और लोग बहाने बनाते हैं सिर्फ। तो सर, एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? किन किन लोगों का आपके इस यहाँ तक पहुँचने में एक सपोर्ट एक तरह से कह लीजिए रहा है? सर बहुत लोगों का सपोर्ट है। माँ बाप का तो है ही सर, बचपन से उन्होंने बहुत ही उसका तो मतलब कोई मोल नहीं है, वो तो मोल ही अलग नहीं, है। उन्होंने इतना सब कुछ किया है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ कई फ्रेंड हैं, कई टीचर्स हैं, सब लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की मतलब है। थोड़ा थोड़ा सबका सबका सहयोग है, सहयोग रहा उसमें है। सर आप भी शामिल हो। थैंक यू सर। तो सर, जब आपका रिजल्ट आया और आपको पता चला कि आपका D++ TGT में सिलेक्शन हो गया है, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? और ये बात जब आपने अपने परिवार में, फैमिली में बताई, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या? और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मेरे फ्रेंड की कॉल आई, उसने मुझे बताया था कि रिजल्ट आ गया है। मतलब आपने अपना रिजल्ट नहीं देखा मुझे है? मैंने नहीं देखा था, एक्चुअली वो भी सेलेक्टेड है अच्छा मेरे अच्छा। साथ में। तो उनका कॉल आया था कि रिजल्ट आ गया है, मेरा हो गया है, तेरा भी हो गया है। तब एकदम से मेरे ज़मीन, पैर से पैर तले ज़मीन खिसक गई। और जैसे ही मैंने सर घर पे फैमिली में मम्मी पापा को बताया, तो माँ के सर आंसू निकल आए कि आज मेरा बच्चा जीवन में सफल हो गया। सफल हो गया इतनी मुसीबतों के हाँ, बाद? और पूरे सर गांव में बहुत हल्ला हो गया कि हाँ, आगे हमारे गांव से, सर मैं पहले गांव से मैं ही हूँ जो आज सेलेक्टेड हूँ, पूरे गांव में हल्ला हो गया कि हाँ, हमारे गांव का बच्चा। तो मतलब इसके इसके बाद तो सर, लोगों का आपके प्रति जो नज़रिया था, इसके पहले जो लोग बोला हाँ करते थे सर, कि ये क्या ही कर चेंज हुआ लेगा, है। तो पहले सर उनका। लोग हमसे कटते थे हाँ। रिलेशन बनाने में, लेकिन आज सारे लोग साथ हैं, खुशी होती है। चलिए, सिलेक्शन के बाद मतलब पॉजिटिविटी चारों पॉजिटिव, तरफ से। चारों तरफ से पॉजिटिव। सर, आपने इतना जीवन में स्ट्रगल किया और उसके बाद इतना चीज़ों को झेलते हुए, करते हुए, और आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो जो बाकी लोग फिजिकली चैलेंज हैं किसी न किसी तरीके से, अगर दिक्कत है कोई, उनके लिए आपका कोई सजेशन अगर हो तो? हाँ सर, मैं उन सभी के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप निराश मत होइए, आशावादी सोच रखिएगा और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइएगा, क्योंकि सर आपकी जो कमजोरी है ना, वो आपकी ताकत बनेगी। लोग हमको कमज़ोर समझते हैं, लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं है सर, ये हमारी ताकत है। और संभावनाएं हैं, जीवन संभावना का खेल है सर, और अवसर आपको बहुत मिलेंगे, तो हारना नहीं है जीवन में। अपनी संभावनाएं बरकरार रखिएगा और लड़ते रहिएगा, निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं जीवन में सफल हो जाएंगे। फील्ड चाहे आपकी कोई भी हो, लेकिन आप लगे रहिएगा, यही कहना चाहूँगा मैं। तो सर, पढ़ाई लिखाई के अलावा आपकी और कौन कौन सी हॉबीज़ हैं जिसको आप खाली टाइम में करते होंगे? एक्चुअली सर मुझे लेखन का बहुत शौक है। मैं वो जो कविताएं हैं वो सर लिखता रहता हूँ, मोटिवेशनल वगैरह कविता है, क्योंकि सर जब मेरा विजन लॉस हुआ था तो मुझे अंदर से लगता था, तो सर जो मैं अंदर की जो करुणा, जो वेदना है ना सर, वो मैं सर लिखता रहता था। वो मतलब शब्दों के रूप में हाँ, बाहर निकल। शब्दों के रूप में मैं निकालता रहता था उसको, तो बहुत सारी मैं लिखता रहता हूँ। सर, अगर और आपने आज ही, रिसेंटली कुछ लिखा है तो आप हाँ रिसेंट सर सुनाएं मैं आज लिख के दर्शकों लाया को। हूँ एक बिल्कुल न्यू सर। एस्पिरेंट को, सर उन्हें सुनाना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उनसे कहना चाहूँगा कि जीवन में कितनी भी समस्याएं, चैलेंजेज आए, लेकिन आपको हारना नहीं है। सर मैं सुनाना चाहूँगा,
कुछ दिन की ही दूरी है, चलना बहुत जरूरी, मंजिल भी गले लगाएगी, तेरा पढ़ना बहुत जरूरी क्या है। बात है सर। तपती धूप जलाएगी, बारिश भी तुझे भिगाएगी, तपती धूप जलाएगी, बारिश भी तुझे भिगाएगी, संघर्षों के तूफानों से तेरा लड़ना बहुत जरूरी है। कुछ दिन की ही दूरी है, पर पढ़ना चल बहुत जरूरी। पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे सर है, माँ बाप की तू ही आशा है, ये जीवन की अभिलाषा है। माँ बाप की तू ही आशा है, ये जीवन की अभिलाषा है। उन आशाओं के दीपक का जलना भी बहुत जरूरी है। कुछ दिन की भी दूरी है, पर चलना बहुत जरूरी है, मंजिल भी गले लगाएगी, तेरा पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे सर 2 लाइन आपके लिए, कि अपनी कलम उठा ले तू और खुद को ये समझा ले तू। अपनी कलम उठा ले तू और खुद को ये समझा ले तू, जिद है टीचर बनने की, फिजिक्स स्कॉलर को अपना ले तू। जिद है टीचर बनने की, फिजिक्स स्कॉलर को अपना ले तू, मंजिल भी गले लगाएगी, पढ़ना भी बहुत जरूरी है। कुछ दिन की ही दूरी है, चल। क्या बात है सर, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मतलब मोटिवेशनल। आपने ये खुद से लिखा है सर आपने? एक्चुअली सर क्या था ना सर, अंदर से बहुत टीस थी सर, बहुत ही समस्याएं मैंने झेली जीवन में सर। जिस दिन रिजल्ट आया था ना सर, उससे 7 दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि रेटिना में होल हो गया था। तो डॉक्टर कह रहे थे कि आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन मुझे सर पढ़ना पड़ता था, क्योंकि मटेरियल था ही नहीं कोई। एनसीईआरटी और आपकी क्लास लेता था, तो आपकी क्लास को जब मैं लेता था नाइट में, तो क्लास को लेते लेते क्या हुआ, नाइट में मैं ज़्यादातर नाइट में ही पढ़ता था। मैं नाइट में मेरी जो शिफ्टिंग थी, तो 11 क्लॉक पे बैठ जाता था, और मॉर्निंग में मैं जाता था लगभग 3 या 4 बजे तक मेरा रहता था। एक जिद थी कि मुझे बस कैसे भी करके एग्ज़ाम को निकालना है। तो जब मैं 2-2.5 महीने ऐसे कंटिन्यू किया, तो उससे मेरा क्या हुआ, रेटिना थिन तो था ही वो, उसमें होल हो गया। रिजल्ट से 7 दिन पहले सर मेरी सर्जरी हुई थी। बहुत ही मैं डिप्रेस था कि पता नहीं अब जीवन में क्या होगा, लेकिन 7 दिन बाद मेरा रिजल्ट आ गया। मतलब मेरी ये है लाइफ कि चेंज होगी एकदम से। मुझे लगा कि इससे मेरे ये सीखने को जो मिलता मेरी है कि इतनी जो बचपन से लेके अब तक की जो इतनी जो वेदना, इतना जो स्ट्रगल था, वो सर सफल हो गया सारा। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। इससे एक चीज़ ये भी सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि मतलब जब ऑपरेशन हुआ और इस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, पता नहीं कितनी निगेटिविटी आ जाती है। आँख का ऑपरेशन अपने आप में बहुत मतलब अलग बात है, और उसके बाद ही सर का रिजल्ट आ गया। मतलब अगर आप मेहनत करते हैं ना, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी दिन, किसी न किसी रूप में वो आपके सामने उसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा कर रहे होंगे तो अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा, और बुरा कर रहे होंगे तो बुरा वाला भी रिजल्ट मिलेगा। तो सर इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंटरव्यू का जो पैटर्न है, लास्ट में हम एक रैपिड फायर राउंड रखते हैं, और इसमें हम 5 क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपसे जो जिनका जवाब आपको 1 वर्ड में और बहुत जल्दी से देने। ठीक है सर, फिर रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि आपके जीवन में रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल में सर मैं 2 पर्सनैलिटी हैं जो मेरे रोल मॉडल रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि इनका जो लाइफ का स्ट्रगल है ना, वो भी बहुत ज़्यादा है। इनका सर ये व्यक्तित्व है ना, वो हर एस्पिरेंट के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। ये मेरे दोनों रोल मॉडल थे। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? सर फेवरेट मूवी मेरी है माही दी माउंटेन मैन। इस मूवी ने सर मुझे बहुत मोटिवेट किया है। इसमें सर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी लगता है, एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का। इसमें जो दशरथ माझी है ना, वो पहले अपनी वाइफ से बहुत प्रेम करते थे सर, अटूट प्रेम था उनका। लेकिन जब उनकी वाइफ पहाड़ से गिर के एक्सपायर हो जाती हैं, तो वो जो प्रेम की जो एनर्जी है ना सर, वो उन्होंने पहाड़ तोड़ने में कन्वर्ट कर दी। तो ये इसमें मिलता लव है कंजर्वेशन ऑफ कि एनर्जी। यही तो आज सब सोसाइटी में है क्या, जितने भी न्यू एस्पिरेंट हैं वो सब डिस्ट्रैक्ट हैं, डिस्टर्बेंस उनकी लाइफ में है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को लगाए हुए हैं। अगर वो सारी ऊर्जा को अगर प्रिपरेशन में लगा प्रिपरेशन में लगाएं, तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलेगी। तो सर क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए कि आपका फिजिक्स का सबसे फेवरेट टॉपिक कौन सा है? ऑप्टिक्स सर। थैंक यू सर, मेरा भी फेवरेट टॉपिक ऑप्टिक्स ही है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा पर्सनल, लेकिन मैं पूछ के रहूंगा इसको जी कि सर, जी सर। आपकी जो पहली सैलरी मिलेगी उससे आप क्या करने वाले?
ये इसमें मैं सोचा हूँ सर, पहली सैलरी का सर मैं 60% तो अपने माँ बाप के हाथ में रखूँगा, लेकिन 40% मैं सर उन बच्चों के लिए डोनेट करूँगा जो फिजिकली और फाइनेंशियली परेशान हैं और इन कंडीशन की वजह से अच्छे से एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं सर उन गरीब बच्चों के लिए 40% अपना डोनेट करूँ। क्या बात है सर, बहुत ही नेक विचार हैं आपके, और शायद ये इसी सब मैं वजह पहले से ही सोच रखा था। शायद इसी वजह से आप यहाँ पर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा प्रमोशनल है कि मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप फिजिक्स स्कॉलर का नाम सुनते हैं सर, तो आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आते हैं? सर विचार तो कई आते हैं, मैं सारे विचार बताऊंगा। दो ठीक है तीन सर, विचार मुझे सर बहुत ज़्यादा आते हैं। पहला सर आपका जो कोड है ना सर, जो जी। आप थंबनेल में लगाए हैं, कभी कभी मैं देखा हूँ, कभी वो आप लिखे हैं, टीचिंग इज नॉट माई प्रोफेशन, इट इज़ माई पैशन। ये सर बहुत हर्ट किया। और दूसरा सर आपका जो कॉर्नर वाला है ना, स्वीट कॉर्नर, अच्छा, मैं फिजिक्स हाँ स्कॉलर सर स्वीट इसी कॉर्नर। वजह से तो मैं आया था, जो आप लगाए थे ना कि फिजिक्स स्वीट कॉर्नर खुलना चाहिए, ओपन होना चाहिए, तो वही मैं यही चाह रहा था कि आपका कॉर्नर खुले और मिठाई की दुकान काफ़ी हो, कई सारी स्वीट आपकी और मैं दुकान में सर हो। फिर पढ़ाना छोड़ करके मैं उसी हाँ दुकान में हाँ, बैठने उसको लगूंगा। दुकान पे बैठिएगा सर। हाँ, सर एक चीज़ और मैंने आपकी नोटिस की थी, जब आप फर्स्ट बैच में बोर्ड पर पढ़ाते थे वाइट बोर्ड पर, तो आप सब पसीना में लथपथ हो जाते। आपकी जो एक एक पसीने की बूंद मुझे याद है आज भी सर, बीमार हो गया आप लास्ट क्लास में, वो मुझे हाँ, सर। वो लास्ट लेक्चर हाँ, मतलब पढ़ाते तो पढ़ाते मैं। यही चीज़ तो है सर कि कोई टीचर कितनी मेहनत कर रहा है आपके लिए, ये भी सर आपका जो पसीना है ना वो सर मुझे काम आया मेरे सर। बिल्कुल सर। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू का बहुत ही मतलब इंस्पिरेशनल और बड़ी इंटरेस्टिंग ये बातचीत का सिलसिला रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ख़ास करके जो लोग DSSB TGT नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको यहाँ से एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिला होगा। तो बस इसी के साथ इस सिलसिले को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहें और एकदम तन मन धन से एकदम लगे रहिए। जो भी हमारी तरफ से फिजिक्स स्कॉलर की तरफ से पॉसिबल है उस सारे एफर्ट में करूँगा, बट आपका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आना चाहिए। पर ओके, चलते चलते एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जिसे कदर है अपने शब्दों की, भूलेगा समय आने पर। जिसे कदर है अपने शब्दों की, भूलेगा समय आने पर। काम से साबित करो खुद को, बाकी छोड़ दो जमाने पर। क्या बात है सर, क्या बात है।